नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज से हम क्लास 10 ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर बच्चों रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आ सकता है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। तो देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, प्लस प्लस कंडीशन एक और है, वो चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, और इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, वो कह रहे हैं कोई भी ऐसी चीज जो हमारी रिसोर्स नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, प्लस वो क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तब आप उसको रिसोर्स बोलोगे। अब आप उसको रिसोर्स बोलोगे कंबाइंड, अगर वो इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तब आप रिसोर्स बोलोगे। देखिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब मान लीजिए अर्थ के क्रस्ट के नीचे 50 किलोमीटर नीचे कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है। बट क्या आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम 50 किलोमीटर नीचे ड्रिल करके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें? फॉर एग्जांपल लेट्स से पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। अगर 50 किलोमीटर नीचे क्रूड ऑयल है, तो क्या आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम 50 किलोमीटर नीचे ड्रिल करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सके? आंसर इज नो। अभी तक बच्चों, हम जो अभी तक जितना हम ड्रिल कर पाए हैं वो मैक्सिमम 12 किलोमीटर के अराउंड कर पाए हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम अभी अभी एट दिस मोमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बियॉन्ड दैट, राइट। तो क्या हम उसको रिसोर्स बोल पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा कहते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल। इसका मतलब क्या होता है भाई? देखिए, मान लीजिए आपको एक आयरन ओर की खदान मिली है, ठीक है, आयरन ओर माइन मिली, ठीक है। अब उस आयरन ओर माइन में मान लीजिए 1 केजी सोन आयरन है। कितना केजी आयरन है? 1 केजी। अब आप एक चीज बताइए, आप आयरन ओर में माइनिंग करोगे, मशीन्स का यूज करोगे, लेबर बुलाओगे, और उसमें से 1 केजी आयरन एक्सट्रैक्ट करोगे, और उस 1 केजी आयरन को आप सेल करोगे। मुझे एक चीज बताइए, कि आप 1 केजी आयरन सेल करने पे सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी जो लेबर को दी आपने, जो मशीन्स में इन्वेस्टमेंट हुई, जो ट्रांसपोर्टेशन, मशीन को लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आया? सर बिल्कुल नहीं, उल्टा लॉस हो जाएगा। 1 किलो आयरन अगर आपको मिल रहा है उस ओर से, तो आप मान के चलिए कि आपका खर्चा ज्यादा होगा और प्रॉफिट कम। तो इन शॉर्ट, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, मैं आपको बताऊं, लॉस ही होगा, ठीक है। आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रेवेन्यू कम, तो आपका एंड रिजल्ट क्या होगा? लॉस। तो क्या ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली फिजिबल होगा? नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चों? लॉस। अगेन इट्स नॉट अ रिसोर्स। थर्ड थिंग बच्चों कह रहा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब है बच्चों, जो भी चीज आप उसे, जो भी चीज, जिस चीज को भी आप रिसोर्स कह रहे हो, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। कल्चर उस जहां पर वो रहते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं, या फिर जहां पर वो रिसोर्स यूज होनी है, वहां के कल्चर में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो रिसोर्स क्या होती है? एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं। देखिए, ये डायग्राम क्या कहता है? ये डायग्राम ये दर्शा रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए, ये रिलेशनशिप है बच्चों। ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, और बीच में कौन है? ह्यूमन बींग्स। मतलब क्या हो बच्चों? फिर से देखिए, ह्यूमन बींग्स नेचर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचर से इंटरेक्ट करेंगे, प्लस उसके बाद वो क्या करते हैं? कुछ इंस्टीट्यूशंस खोल देते हैं जिससे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो थोड़ा सा स्पीड अप कर सके। देखिए, अगर मान लीजिए मैं अकेला ही नेचर से इंटरेक्ट करूं टेक्नोलॉजी से, मान लीजिए कोई मेरे को क्रूड ऑयल मिल रहा है नीचे,
आपको लगता है कि हम मेरे पास इतनी सफिशिएंट स्किल होगी, रिसोर्सेज होगी कि मैं ड्रिलिंग करके उस क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकूं? आंसर इज नो। तो व्हाट वी विल डू इज एक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर देंगे जहां पर क्या होगा बच्चों, इट विल बी एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर स्किल्ड पर्संस होंगे जिनको ड्रिलिंग आती होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मशीन्स होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रिक्वायर्ड मशीनरी होगी जिससे हम क्या कर सके बच्चों, ड्रिलिंग कर सके। इसका मतलब अब अगर हम इंस्टीट्यूशन बना दें, इंस्टीट्यूशन में स्किल्ड वर्कर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ड्रिलिंग के लिए चाहिए, मशीन जो भी चाहिए, आपको नहीं लगता मैं अगर अकेला काम करूं या फिर पूरा इंस्टीट्यूशन काम करे तो कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा? आंसर इज इंस्टीट्यूशन। तो अगर मैं अकेला काम करूंगा तो उतनी जल्दी में रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर पाऊंगा, बट एक इंस्टीट्यूशन क्योंकि उसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं जो भी चाहिए होती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्टर हो सकता है। तो आप समझ गए रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सिलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ रहे हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल ओएनजीसी हो गया एक इंस्टीट्यूट, ओएनजीसी हो गया, ओएनजीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। अब बताओ ओएनजीसी के पास स्किल्ड लेबर और स्किल्ड मैनेजमेंट होगा? जी हाँ होगा। क्या उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? जी होगा। क्या उसके पास रिक्वायर्ड मशीनरी होगी जैसे कि ड्रिलिंग बिट्स, ड्रिलिंग रिग एक्सेट्रा? यस। तो ओएनजीसी अगर क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना चाहेगी तो वो बहुत एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट कर पाएगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, हम रिसोर्सेज को चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कैसे कर सकते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उद्गम कहाँ से हुआ है, उस चीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, कोई भी रिसोर्स अगर लिविंग बीइंग से रिलेटेड होगी तो वो बायोटिक होगी, और नॉन लिविंग बीइंग से अगर हमें मिल रही है तो क्या होगी, एबायोटिक। ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। देखो बच्चों, जैसे आपने देखा है, कभी हम थक जाते हैं तो हम बोलते हैं आई एम रियली एग्जॉस्टेड, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। होता है ना कि हम बहुत थके हुए हैं तो हम कहते हैं नाउ आई एम रियली एग्जॉस्टेड, आई कांट डू एनीथिंग मोर। मतलब एग्जॉस्टेड मतलब क्या हुआ, हमारी एनर्जी खत्म हो गई है, हमारी एनर्जी कम हो गई है, अब हम और कुछ काम नहीं कर सकते। तो देखिए वैसे ही समझिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल वो रिसोर्सेज होती हैं जो थोड़े टाइम बाद अपने आप रिन्यू हो जाती है। इसका मतलब वो आसानी से एग्जॉस्ट नहीं हो पाती क्योंकि वो नेचर उन्हें थोड़े टाइम बाद अपने आप रिन्यू कर देता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाटर, वाइल्ड लाइफ। नॉन रेन्यूएबल क्या होंगी बच्चों, ये रिन्यू तो हो जाती है लेकिन इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं रिन्यू होने के लिए, जैसे कि ये फॉसिल फ्यूल। अब आप एक चीज बताइए, अगर मिलियंस ऑफ ईयर लेंगे कोई चीज रिन्यू होने के लिए तो हम उसको प्रैक्टिकली नॉन रिन्यूएबल ही मान लेंगे बच्चों। आप समझ रहे हो ना? ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मतलब देखिए हम क्लासिफाई कर रहे हैं, देखिए ये जो चार है ना, बेसिस अलग अलग कर दिए इन्होंने रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने के। तो पहला बेस क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या होगा बच्चों, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये सिंपल है। इंडिविजुअल कौन सी होगी, जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि आपका घर, वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होगी बच्चों, जो पूरी कम्युनिटी की होगी, जैसे आपके पार्क्स होते हैं, पार्क्स तो पूरी कम्युनिटी का होता है ना, पार्क वही। नेशनल रिसोर्स क्या होगी बच्चों, जो पूरे देश की होती है वो क्या होती है, नेशनल रिसोर्स बच्चों। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होती है बच्चों, देखिए इंटरनेशनल रिसोर्स वो होती है, जैसे मान लीजिए लैंड है, ठीक है, ये क्या बच्चों, लैंड है। इस लैंड के, इस लैंड के बच्चों देखो, इस लैंड के मान लीजिए इधर क्या है, समुद्र, ये क्या है, ओशन। क्या है बच्चों, ओशन। तो देखिए 200 नॉटिकल माइल तक, कहाँ तक बच्चों, 200 नॉटिकल माइल तक ये जो लैंड कोस्टल बाउंड्री है, ये जो कोस्टल बाउंड्री है, इस कोस्टल बाउंड्री से समुद्र में अगर हम अंदर जाए तो 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक हम
मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन? ये वाली कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये इंडिया है, तो इंडिया अपनी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल समुद्र तक मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ से मिनरल इंडिया ले सकती है। तो अब एक चीज बताओ, 200 नॉटिकल माइल के जो आगे का पानी है, 200 नॉटिकल माइल के जो आगे का पानी है, वहां से तो इंडिया नहीं मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकती। तो बताओ वो क्या होगा बच्चों? ये होंगे इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, कोई भी कंट्री अपनी कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक ही मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। 200 नॉटिकल माइल के जो भी बियॉन्ड होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वाटर। उस पे किसी भी कंट्री का कोई राइट नहीं होता, उसको मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। ठीक है बच्चों, कोई कंट्री अकेले उस पे अपना दावा नहीं कर सकती। ठीक है, नेशनल रिसोर्स तो कंट्री की हुई ना, जो एक कंट्री की, समझ रहे हो ना आप। फिर नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट की ना स्टेजेस होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने की कोशिश करी है। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होगी? सिंपल सी बात है, हम कभी कभी पढ़ाते समय देखा कि आपने टीचर्स बच्चों को बोलते हैं, बच्चों तुम्हारे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है पर तुम पढ़ नहीं रहे हो। वैसे ही है, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होगी? ऐसी रिसोर्स जिनके अंदर कैपेबिलिटी है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की, बट किन्हीं कारणों से हम उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, राजस्थान और गुजरात में सोलर और विंड एनर्जी की अच्छी खासी मात्रा है जिसे हम यूज कर सकते हैं, बट हम किसी कारण से उन्हें यूज नहीं कर पा रहे, तो हम उन्हें बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स, क्योंकि राजस्थान एंड गुजरात हैव पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोलर एंड wind energy, but due to various reasons we are not able to fully utilize it। okay, next is बच्चों डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होगी बच्चों? ऐसी रिसोर्स जिसकी हमने क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेजर कर ली हो और वो रीयूज में भी आती हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों कोल। कोल कोल की मान इंडिया में देखिए, कोल कहाँ कहाँ मिलता है हमें लगभग पता है, हमें एस्टिमेशन है। कोल की देखो 4 वैरायटी होती है। कोल की बच्चों क्या होती है? 4 वैरायटी। एक होती है बच्चों आंथ्रासाइट। क्या होती है बच्चों? आंथ्रासाइट। ये बेस्ट क्वालिटी होती है बच्चों। कौन सी होती है? बेस्ट क्वालिटी का कोल। फिर कौन सा होता है बच्चों? बिटुमिनस। कौन सा होता है? बिटुमिनस। फिर तीसरा होता है बच्चों लिग्नाइट। तीसरा कौन सा होता है? लिग्नाइट। एंड देन पीट। तो देख रहे हो ना, बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? आंथ्रासाइट। सेकंड कौन सी है? बिटुमिनस। बच्चों मैंने स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। ये बिटुमिनस है, ये सेकंड बेस्ट क्वालिटी है, थर्ड बेस्ट क्वालिटी, एंड दिस इज द फोर्थ। तो देखिए, मैंने क्या बोला? डेवलप्ड रिसोर्स वो होगी जिसकी हमने क्वांटिटी भी एस्टिमेट कर ली हो और क्वालिटी भी, और उसे हम यूज भी करते हो। तो देखो, इंडिया में हम हमारे पास एस्टिमेट है कि कहाँ कहाँ कोल मिलता है, हमारे पास ये भी एस्टिमेट है कि कहाँ पर कौन सा कोल मिलता है। तो देखो, इंडिया में जनरली बिटुमिनस कोल मिलता है, तो आपको लगता नहीं हमने क्वालिटी भी एस्टिमेट कर ली है? आप समझ रहे हो ना, और कोल यूज भी होता है, तो वो डेवलप्ड रिसोर्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है बच्चों स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स वो होती है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई तो कर सकती है, पर आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है बच्चों कि उस रिसोर्स को हम यूज कर पाए, उस रिसोर्स को हम एक्सट्रैक्ट करके यूज कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स क्या होती है? ऐसी रिसोर्स जो हमारी नीड को सेटिस्फाई भी कर सकती हैं, ऐसी रिसोर्स जो जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, फिर भी हम लोग उसे यूज नहीं करते, उसको हम रिजर्व करके रखते हैं फॉर आर फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि अगर सब कुछ हम आज ही खत्म कर देंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के पास क्या बचेगा? आप समझ रहे हो ना, तो ये हो गया रिजर्व रिसोर्स। देखिए बच्चों, इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी, हालांकि अब देखिए लेटेस्ट ये जो बुक है बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें इनकी डिटेल नहीं दी हुई है। इसका मतलब ये सिलेबस से इस समय रैशनलाइज होके हट गया है। ठीक है, तो बस आपके में ये दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन दे रखी कि जैसे ओरिजिन के बेसिस पे कौन सी होती है? बायोटिक, एबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एंड सो ऑन। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, पहले क्या माना जाता था बच्चों? इट वाज बिलीव्ड कि रिसोर्सेज जो होती हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो सब सोचते थे रिसोर्सेज तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इन्हें अंधाधुंध यूज करो। अंधाधुंध यूज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इनडिस्क्रिमिनेटली।
मतलब रिसोर्सेस को बिना सोचे समझे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना, अंधाधुंध यूज करना। क्योंकि हम लोग तो ये मानते थे ना कि रिसोर्सेस तो फ्री गिफ्ट है, नेचर अब फ्री है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ज्यादातर, है ना। तो ऐसा होता है ना, कई बार हम फ्री चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, भले ही वो इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, है ना। तो अब देखिए इन ह्यूमंस ने इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया है रिसोर्सेज को अंधाधुंध, तो आपको नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम्स होंगी? देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स हुई। देखिए पहली प्रॉब्लम हुई डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। देखिए कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जिनकी ग्रिड को सेटिस्फाई करने में ही सारी रिसोर्सेज डिप्लीट हो जा रही है। जो गरीब आदमी है वहां तक रिसोर्स तो पहुंचते ही नहीं है, आप समझ रहे हो। तो आपको नहीं लगता इनइक्विटेबल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हो रही है? सबके पास रिसोर्सेज का इनइक्विटेबल एक्सेस है, सबके पास इक्वली रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग जो रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं वो अपनी ग्रीड को मिटाने के लिए रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट। तो आप सोचो ना, अगर रिसोर्स डिप्लीट होगी तो कम हो जाएगी, पर डिमांड तो उतनी ही है, बल्कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और रिसोर्स तो डिप्लीट हो रही है क्योंकि कुछ लोग ग्रिड के चक्कर में उसे खत्म कर रहे हैं। इधर पॉपुलेशन बढ़ रही तो डिमांड बढ़ रही, बच्चों सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि डिप्लीट हो रही है। आप देखो सप्लाई कम, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सप्लाई रेगुलरली कम हो रही है क्योंकि कुछ ग्रीडी लोग उसे वेस्ट कर रहे हैं। और डिमांड बच्चों क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ती चली जाएगी, तो देखो एक गैप आ जाएगा, सप्लाई और डिमांड के बीच में क्या आ जाएगा, गैप। उससे क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइस हाई, प्राइस विल राइज, इन्फ्लेशन हो जाएगी बच्चों। और जब इन्फ्लेशन होगी तो आपको नहीं लगता गरीब आदमी के की कंडीशन और वर्स हो जाएगी, वो खरीद नहीं पाएगा महंगी चीज, राइट। वही पॉइंट इसमें डिस्कस किया हुआ है सेकंड में। accumulation of resources in few hands which in turn divides the society into two segments, haves and have nots, या फिर रिच और पुअर। तो देखिए जो रिच है उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस है, तो उनके हाथ में रिसोर्सेज खूब सारी एक्यूमुलेट हो रही है और वो वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हर रिच इंसान वेस्ट कर रहा है, कुछ लोग वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो म- देखिए वो वेस्ट करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है तो डिमांड तो बढ़ती रहेगी, तो देखो फिर से गैप क्रिएट हो गया, जैसे मैंने अभी बताया। सप्लाई और डिमांड में क्या हो गया, गैप। उससे क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइस इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो अमीर तो अफोर्ड कर सकता है बट गरीब उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता गरीब के पास अब रिसोर्सेज का एक्सेस और कम हो गया? हो सकता है गरीब को बेसिक रिसोर्सेज का भी एक्सेस ना हो बचे। तो आपको नहीं लगता गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर और गरीब अमीर हो जाएगा? तो बेसिकली सोसाइटी डिवाइड हो जाती है रिच और पुअर में, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, ठीक है बच्चों, ये हो गए दोनों पॉइंट। तीसरा बेटा क्या होता है, इनडिस्क्रिमिनेट अगर हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो कुछ एनवायरनमेंट के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो कुछ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बच्चों आपको पता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ओजोन लेयर डिप्लीशन। आपको पता है ओजोन लेयर हमें यूवी रेस से बचाती है, लेकिन हम लोग रिसोर्सेज को इस तरह यूज कर रहे हैं कि ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है। अगर देखिए ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो यूवी रेज हमारे तक पहुंचेगी और यूवी रेज से कई सारी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा देखिए, अंधाधुंध रिसोर्सेज को यूज करने से एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है बच्चों, पॉल्यूशन। और चौथा बच्चों, लैंड डिग्रेड हो रही है। आप खुद सोचिए ना, इनडिस्क्रिमिनेटली अगर हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो लैंड डिग्रेड नहीं होगी? आपको नहीं लगता? आप मिनरल्स निकालते जाइए किसी माइंस में, फिर उसके बाद देखिए जब सारे मिनरल्स निकल जाएंगे, फिर अगर अगर मान लीजिए सारे मिनरल्स निकालने के बाद, मिनरल और आई मीन टू से, ठीक है, वो निकालने के बाद वहां से जो माइनिंग वाले हैं वो कहीं और चले जाएंगे। आपको नहीं लगता वो जो मतलब अनकवर्ड एरिया है जो रह जाएगा, वहां पर इरोजन होता रहेगा? तो आपको नहीं लगता वहां की लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होगी? प्लस आपने लैंड में से मिनरल्स निकाल दिए तो भी तो लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होगी बच्चों, राइट। समझ रहे हो? दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपने सुना है एग्रीकल्चर में एक शब्द होता है वाटर लॉगिंग, क्या होता है बच्चों, वाटर लॉगिंग। अगर हम ट्यूबवेल से पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, और जितनी प्लांट को लेट से जरूरत है 10 लीटर फॉर एग्जांपल, और हम 50 लीटर दे देते हैं, भाई ट्यूबवेल ऑन करके मान लो भूल गया कोई, तो 10 लीटर देना था खेत में, दे दिया 50 लीटर फॉर एग्जाम्पल, 40 लीटर एक्स्ट्रा हो गया। आपको नहीं लगता वाटर इकट्ठा हो जाएगा? उसी को बोलते हैं वाटर लॉगिंग।
और ग्राउंड वाटर में बच्चों थोड़े से अमाउंट में तो सॉल्ट होता है, ज्यादा नहीं होता। सी वाटर में तो बहुत होता है, आपको पता लग जाएगा, पर ग्राउंड वाटर में बहुत कम मात्रा में होता है, वो पता नहीं लगता चखने से। बट अगर ये डेली वाटर लॉगिंग होती रहे, काफी टाइम तक प्रोलॉन्ग वाटर लॉगिंग होती रहे, तो याद है थोड़ा थोड़ा नमक मिलके भी खूब सारा हो जाएगा काफी टाइम में। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है बच्चों। सॉइल क्या हो जाएगी बच्चों? सॉल्टी हो जाएगी। और अगर सॉइल सॉल्टी हो गई तो सॉइल हो जाएगी इनफर्टाइल। वो जो लैंड है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? डिग्रेड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम पानी को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे थे, बिना सोचे समझे एक्स्ट्रा पानी डाल रहे थे। तो देखा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज से तीन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है बच्चों कि अगर इसी तरह से प्रेजेंट जो ट्रेंड है, जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, ये कंटिन्यू रहता रहा तो हमारे फ्यूचर को बच्चों बहुत डेंजर है। ये प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है कि हम रिसोर्स प्लानिंग करें, ताकि सब लोग के लिए क्या हो? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। सब लोग, ऑल लाइफ फॉर्म्स कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप समझ रहे हो? रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो सबके सब ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। और बच्चों सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ना किसका पार्ट होता है? लेट्स से ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है, ये किसका पार्ट होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म, जिसका एक कंपोनेंट क्या है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मींस सबके सब साथ में, सबके सब एक साथ में रहेंगे और लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक से बन सकता है वो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कुछ नहीं है, ऐसा डेवलपमेंट जो लंबे समय तक सस्टेन हो सके। वो कब हो सकता है? जब हम अपने एनवायरनमेंट को डिप्लीट ना करें, अपने एनवायरनमेंट को खराब ना करें। इससे क्या होगा? हम अपनी प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स पूरी कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स पूरी हो जाएंगी। आप समझ रहे हो ना? यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की भी डिमांड पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की भी डिमांड पूरी हो जाए। ये कब पॉसिबल है? जब हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। इसी इसी प्रोसेस से हम डेवलपमेंट को लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं। इसे ही बोलते हैं बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों। इंपॉर्टेंस में क्या होगा बच्चों? देखो कि आजकल इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस चल रहे हैं, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही है। तो हमें कुछ ना कुछ तो मेथड ढूंढना पड़ेगा जिससे हम रिसोर्सेज को क्या कर सके बच्चों? कंजर्व। एंड वन वे इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, चलो देखो बच्चों एक क्या हुआ था 1992 में ना, रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में जगह है, ब्राजील की एक सिटी है रियो डी जेनेरियो। वहां पर 1992 में ना एक समिट हुई थी। इसको फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट भी बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनली पहली अर्थ से रिलेटेड समिट हुई थी। यहाँ पर बच्चों एजेंडा 21 की बात हुई। एजेंडा 21 की बात हुई क्यों? ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। तो इन शॉर्ट बोले तो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में मीटिंग हुई, जहां पर लगभग 100 देशों के हेड लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अडॉप्ट किया एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मकसद क्या था? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा। अब देखिए एजेंडा 21 जो यहाँ लिखा है, जो अडॉप्ट किया गया, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। कुछ नहीं है, एजेंडा 21 एजेंडा है इसके लिए टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, ताकि हम एनवायरमेंटल डैमेज को रोक पाए, पोवर्टी को इरेडिकेट कर पाए, डिजीज को कंट्रोल कर पाए। कैसे? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। तो एजेंडा 21 इज एन जस्ट एन एजेंडा जिससे हम क्या कर सकते हैं? एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट कर सकते हैं, पोवर्टी को इरेडिकेट मतलब हटा सकते हैं, और डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आप नोटिस करो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाय फॉलोइंग द अप्रोच ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा एक चीज और है, ये जो 1992 की समिट थी ना, इसको बच्चों ये भी कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये वही है बच्चों जो फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी ना, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ये रहा, यही वाली
समिट को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, किस नाम से? इस नाम से बच्चों, इस नाम से, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, इसमें एजेंडा 21 की बात हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 इज एन एजेंडा जिसमें आप एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट कर सकते हो, पॉवर्टी को इरेडिकेट, डिसीज को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिसोर्स प्लानिंग। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखिए कि क्योंकि हमारी साथ कई सारी प्रॉब्लम हो रही है, रिसोर्सेज हमारी डिप्लीट हो रही हैं, और अगर इसी रेट पे रिसोर्स डिप्लीट होती रही तो हमारे प्लेनेट को क्या है, डेंजर इन फ्यूचर। तो यहाँ पर हमने बोला था, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस कब अचीव हो सकता है? जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। तो देखो रिसोर्स प्लानिंग इज असेंशियल, तो अब हम रिसोर्स प्लानिंग पढ़ रहे हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या है बेसिकली, देखिए एक तो होता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज, अंधाधुंध, जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। दूसरा होता है बच्चों जुडिशियस यूज। जुडिशियस यूज मतलब सोच समझ के यूज करना रिसोर्सेज को। अगर हम सोच समझ के यूज करेंगे तो रिसोर्स को हम लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। इसी को बच्चों रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस जिसके जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कीवर्ड है बच्चों जुडिशियस। उसका अपोजिट होता है इरेशनल या फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज। आप समझ रहे हो? ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की क्या जरूरत है? सर आंसर इसका ये है कि इंडिया में ना काफी सारी डाइवर्सिटी मिलती है व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेस। इंडिया में खूब सारी डाइवर्सिटी मिलती है व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज। और ये डाइवर्सिटी कुछ इस प्रकार होती है कि देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है, कोई रीजन है, मान लीजिए ये किसी ए रिसोर्स में तो खूब रिच है, खूब रिच है, बट हो सकता है यही रिसोर्स, यही एरिया, सॉरी, यही एरिया बी वाली रिसोर्स में क्या हो, डेफिशिएंट। आप समझ रहे हो ना? तो एक एरिया ए रिसोर्स में तो रिच है, और बी बी में जब हम बात करें उसी एरिया को, तो बी रिसोर्स में वो डेफिशिएंट है। आप समझ रहे हो? तो ये एरिया अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ चीज तो अच्छी मात्रा में और कुछ चीज डेफिशिएंट है ना? तो अब इसे हम और डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, इस टॉपिक से ना क्वेश्चन क्या बन सकता है इस तरीके से, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जस्टिफाई। तो ये बोल रहा है इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? सर आंसर वही है क्या, कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, और कुछ रीजन इंडिया में ऐसे हैं जहां पर कुछ रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में, पर उसी रीजन में कुछ और रिसोर्स डेफिशिएंट है। तो देखो अब उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में अबंडेंट अमाउंट में वाटर है, नो डाउट, बट इट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो देखो अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर है, वो वाटर में रिच है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लैक करता है। तो यही वही वाला तो पॉइंट है जो अभी ऊपर से पढ़ा था हमने। फिर देखते हैं राजस्थान। तो देखिए द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान के पास खूब अच्छी मात्रा में सोलर और विंड एनर्जी है जिसको हम यूज कर सकते हैं, बट राजस्थान में ना वाटर की कमी है। अगेन इट प्रूव्स कि राजस्थान में सोलर और विंड तो अच्छी मात्रा में है, बट वाटर में लैक करता है। मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें कुछ तो रिसोर्स अच्छी मात्रा में है, बट उसी एरिया में जब हम दूसरी रिसोर्स की बात करें तो वो डेफिशिएंट है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों लद्दाख का। किसका दिया हुआ है? लद्दाख का। लद्दाख के बारे में लिखा है कि लद्दाख हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। लद्दाख में बच्चों हमारी कल्चरल हेरिटेज जो है ना वो बहुत अच्छी है, वहां पर बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है। बट लद्दाख में वाटर की क्या है बच्चों? कमी। वाटर की क्या है? कमी। मिनरल्स की क्या है? कमी। क्योंकि आपको पता है ना, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, हॉट और कोल्ड। इंडिया का हॉट डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान वाले एरिया में है। और इंडिया का कोल्ड डेजर्ट क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख बच्चों कल्चर के हेरिटेज के मामले में तो बहुत जबरदस्त है, बट वाटर को और मिनरल्स को लैक करता है। तो देखिए आप देख रहे हो ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इंडिया में। कुछ जगहों पे रिसोर्सेज कुछ है, बट उसी जगह पे
दूसरी रिसोर्स नहीं है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, इसलिए इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज से भी पूछ सकते हैं। इंडिया हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेस। इंडिया के पास खूब डाइवर्सिटी है, अनइवन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और खूब सारी वेराइटी है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनइवन। उसको एक्सप्लेन करना है तो आप ये 3 पॉइंट बता सकते हो। प्लस मैं आपको इसमें और बता देता हूँ, देखो डाइवर्सिटी रिसोर्सेज के, रिसोर्सेज में हमारे पास डाइवर्सिटी है, इसको समझाने के लिए एक और आप ग्राफ यूज कर सकते हो, ये वाला देखो। इंडिया में जो लैंड है ना बच्चों, वो 43% क्या है? प्लेन। 43% क्या है? प्लेन। अब ये जो प्लेन है ना, यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? एग्रीकल्चर। फिर आते हैं, देखो माउंटेन्स अपने पास कितने हैं? 30%। 30% में माउंटेन्स में हमें क्या मिलेगा? फॉरेस्ट रिसोर्स प्लस वाइल्ड लाइफ। क्या मिलेगा बच्चों? वाटर, सॉरी आई एम सॉरी, फॉरेस्ट रिसोर्स मिलेंगी और वाटर। तीसरा बात बच्चों, प्लेट्यू। प्लेट्यू कितना अपना? 27%। यहाँ पर हमें मिलते हैं बच्चों मिनरल्स। क्या मिलते हैं? मिनरल्स। आपको नहीं लगता इंडिया में, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है कि जो प्लेन एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है और इंडस्ट्री भी खोल सकते हो आप। माउंटेन्स में फॉरेस्ट और वाटर है, और प्लेट्यूज में क्या है? मिनरल्स। पर क्या प्लेन्स में मिनरल्स है? नहीं। समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या हुआ? हर जगह पे हर चीज नहीं है इंडिया में। चीजें तो है, पर अलग अलग जगह पे है, और खूब सारी वैरायटी की चीजें हैं, बट अलग अलग जगह पे है। एक तो ये हो गया बच्चों, और बाकी 3 पॉइंट ऊपर जो हमने डिस्कस करे थे ये वाले। इससे प्रूफ हो जाता है कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में बहुत असेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट आर, देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। वो बोल रहा है बच्चों, रिसोर्स प्लानिंग जो करते हैं हम इंडिया में, उसकी स्टेजेस बताओ। तो देखो ये एग्जाम में आ सकता है बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए पहली स्टेप क्या है बच्चों? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस। देखिए सबसे पहले तो आप रिसोर्स प्लानिंग की पहली स्टेप है, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके पास रिसोर्स है भी या नहीं, और है तो कौन कौन सी है। और फिर उसकी ना इन्वेंटरी बनाइए। इन्वेंटरी मतलब होता है बच्चों डेटाबेस। क्या होता है? डेटाबेस। इंडिया में कौन कौन सी रिसोर्स मिलती है, कहाँ मिलती है, उस चीज का आप डेटाबेस बनाइए। अच्छा, डेटाबेस बनाने के लिए बच्चों इन्वॉल्व क्या होंगी? सर्वे। आप डेटाबेस तभी तो बना सकते हो जब आपके पास डेटा हो, और डेटा किससे मिलता है बच्चों? सर्वेइंग से। मैपिंग करनी पड़ेगी आपको, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी करना पड़ेगा। मतलब मैंने बोला ना, पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करो कौन सी रिसोर्स है, फिर आप देखो कि उसका डेटाबेस बनाओ कि कौन सी रिसोर्स कहाँ मिलती है। और ये चीज जानने के लिए कि कौन सी रिसोर्स कहाँ मिलती है, आपको सर्वेइंग करनी पड़ेगी, मैप्स का यूज करना पड़ेगा, और एस्टिमेट लगाने पड़ेंगे। क्वांटिटेटिव एस्टिमेट मतलब किस जगह पे कितनी क्वांटिटी में कौन सा मिनरल मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल। क्वालिटेटिव मतलब किस जगह पे किस क्वालिटी का मिनरल मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंडिया में ज्यादातर कौन सी वैरायटी का कोल मिलता है? बिटुमिनस। समझ आया? तो रिसोर्स प्लानिंग की फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और एक इन्वेंट्री क्रिएट कर देना, मतलब एक डेटाबेस क्रिएट कर देना। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। मतलब एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज हो, अप्रोप्रिएट स्किल्स का यूज हो, और अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो। ठीक है, तो देखो सेकेंड स्टेप है, आप प्लानिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, स्किल्ड पर्सन हो, जो स्किल्ड हो जिनके पास काम करने की पर्टिकुलर काम को। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि हम एफिशिएंटली क्या कर सके अपना काम। ठीक है, रिसोर्स समझ रहे हो ना आप? तो ये हो गई सेकंड स्टेप। थर्ड है बच्चों, जो भी आप रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो, जो भी आप रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो, उसको मैच करना पड़ेगा आपको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। कहने का मतलब ये है, एक तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान होगा बच्चों, देखो ये हो गया नेशनल डेवलपमेंट प्लान, और एक आप लोकल लेवल पे डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट प्लान। ये बन गया लोकल डेवलपमेंट प्लान। एक एरिया में डेवलपमेंट प्लान 1, मान लो दूसरे एरिया में बन रहा है लोकल डेवलपमेंट प्लान 2। तो ये जो है ना लोकल वाले डेवलपमेंट प्लान, ये मैच होने चाहिए अपने देश के डेवलपमेंट प्लान से। तभी तो बच्चों यूनिफॉर्मिटी आएगी पूरे देश में, तभी तो हमारा देश ग्रो होगा। तो जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, जो जो चीज हमने नेशन के बारे में सोची है कि हम ऐसे ऐसे करके करेंगे, वही चीज हमें लोकली भी करनी पड़ेगी। तो लोकल जो आप डेवलपमेंट प्लान करोगे उन्हें मैच करना पड़ेगा आपको
नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। तो बच्चों फिर से रिपीट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया? फर्स्ट, आइडेंटिफाई कीजिए रिसोर्सेज को और उसकी इन्वेंटरी क्रिएट कर दीजिए, मतलब डेटाबेस। और डेटाबेस क्रिएट करने को आपको क्या यूज करना पड़ सकता है? सर्वे का मेथड यूज करना पड़ता है, आपको मैपिंग यूज करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स लगाने पड़ेंगे। दूसरा बच्चों, ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, अप्रोप्रिएट स्किल्ड पर्संस हो और इंस्टीट्यूशनल सेटअप इस तरीके से हो कि एफिशिएंटली काम हो सके। तीसरा, जो भी आप रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान लोकल लेवल पे बनाओगे उन्हें मैच करना पड़ेगा आपको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो ये 3 स्टेप हो गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कर लीजिएगा, मेरी मानिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट ये बोल रहा है the availability of resources necessary condition for development of any region, but mere availability of resource is not sufficient। ये कह रहा है किसी भी जगह का डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है, बट सिर्फ रिसोर्सेज का होना सफिशिएंट नहीं है बच्चों। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होना चाहिए, ताकि हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके और इंस्टीट्यूशंस की मदद से एफिशिएंटली हम ग्रो कर सके। अगर सिर्फ रिसोर्स होगी तो भी वो सफिशिएंट नहीं है। देखो इसका एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है एग्जांपल ऑफ द फैक्ट दैट मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट इनफ। देखो कुछ रीजन्स आपने देखा है कंट्री में हमारे ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत है बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो मैंने बोला ना, रिसोर्सेज होना इज नॉट इनफ, समझ रहे हो। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर रिसोर्सेस बहुत पुअर है बट वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। आप समझ रहे हो ना। तो रिसोर्सेस होना इज नॉट इनफ, आपको उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी चाहिए अप्रोप्रिएट और प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी चाहिए, तभी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा मुझे बताओ, रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्यों जरूरत है? क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, इरेशनली यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, रिसोर्स बेस डिप्लीट हो रहा है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज बाय फ्यू, वही वाली बात है। ठीक है, हम लोग अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, आगे चल के हमारे प्लेनेट के लिए बहुत बड़ा डेंजर होगा। ठीक है, तो देखो इरेशनल कंजम्पशन जो हम करते हैं रिसोर्सेज की, उससे कई सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, प्लस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आप समझ रहे हो। आप चाहे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, सोसाइटी में प्रॉब्लम हो, या इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर एनवायरमेंट में लॉस, तो ह्यूमन का होगा ही होगा। ठीक है, अब टू ओवरकम दिस रिसोर्स, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम? जो रिसोर्स डिप्लीट हो रही है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा। तो देखो ये जो रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जिससे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही है, इसको रोकने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एक मेथड है, और दूसरा हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिसोर्स कंजर्वेशन की बात। इसी में देखो गांधी जी ने एक बात कही थी जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है एमसीक्यू में, कि ये बात किसने कही थी, वाला सेंटेंस, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, सॉरी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इसका मतलब हुआ धरती के पास इतना है कि सबकी नीड पूरी कर सके, लेकिन किसी की ग्रीड पूरी कर सके इतना नहीं है। क्योंकि देखो ग्रीड की ना कोई अंत नहीं होता, लालच का कोई अंत नहीं होता। तो हमारी मदर नेचर के पास, हमारे नेचर इतनी रिसोर्सेज है कि सबकी नीड फुलफिल कर सके, पर किसी की ग्रीड की कोई गारंटी फुलफिल की नहीं है, क्योंकि ग्रीड तो बच्चों इनफाइनाइट हो सकती है, पर हमारे पास लैंड के पास रिसोर्सेज क्या है, फाइनाइट। ठीक है, तो ये गांधी जी ने कहा था। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, तो आप बोलोगे गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, ये पार्ट 1 हो गया इस चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बच्चों, अपने कमेंट जरूर लिखिएगा नीचे, फीडबैक्स, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगर आप
लाइक और शेयर करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर पाऊंगा। और जितना मैं कंटेंट को इम्प्रूव करूंगा उतना मैं आपको अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस दे पाऊंगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।